हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए लेक्चर नंबर 4 में आज कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इसके पहले के जो 3 लेक्चर्स है वो आपने ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं और उसकी प्रॉपर नोट्स आपने नोटबुक में बना ली होगी। तो आज जो है पुलिस से रिलेटेड आगे की केसेस एंड दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लिफ्ट रिलेटेड अपेरेंट वेट ऑफ ए बॉडी, उससे रिलेटेड मुझे बात करना है आपके साथ में। तो देखिए क्या है, एक सिचुएशन दी है जैसे कि लिफ्ट है। तो सबसे पहले लिफ्ट में होता क्या है, हम लोग लिफ्ट में या तो ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। इस बस इसी तरीके से हम लोग को फ्लोर चेंज करना होता है। लेकिन कुछ खास बातें आपको समझना है। लिफ्ट में हम लोग मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर है, बटन दबाते हैं 7 फ्लोर के लिए, 8 फ्लोर के लिए। तो जब बटन प्रेस कर देते हैं लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है, लिफ्ट ऑलरेडी रुकी हुई थी। जैसे मैंने बटन दबा दिया लिफ्ट हैज स्टार्टेड, जैसे लिफ्ट स्टार्ट हो गई तो लिफ्ट स्पीड पकड़ना शुरू करेगी। तो इसको कुछ ग्रेजुअली मान के चलते हैं। लिफ्ट की स्पीड जो है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की है, तो 0 से स्टार्ट कर दिया, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करते करते 2 मीटर पर सेकंड पर लिफ्ट की स्पीड आ चुकी है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर उसका मान लीजिए 8th फ्लोर का बटन प्रेस किया था, 8th फ्लोर आने वाला है, तो लिफ्ट 8th फ्लोर जब आएगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो कम 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 होते हुए 0 होगी। तो लिफ्ट तो मोशन अपवर्ड ही है, लेकिन लिफ्ट की स्पीड कम हो रही है। लिफ्ट की स्पीड कम हो रही है और स्पीड कम होने की वजह से, और डायरेक्शन तो फिक्स है, इसीलिए लिफ्ट की वेलोसिटी भी यहाँ पर चेंज हो रही है, तो लिफ्ट डिसलरेट हो रही है। क्लियर हो रहा है? तो चलो इससे रिलेटेड हर एक केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत में बच्चों देख लो, जब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन 0 की, अभी एक्सेलरेशन 0 के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, या तो लिफ्ट रुकी हुई चाहिए, मतलब स्टेशनरी होनी चाहिए, या फिर लिफ्ट ऊपर जा रही है। मीनवाइल जब लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, ये दोनों केसेस, या तो ऊपर जाए या यही लिफ्ट नीचे आए, विथ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इन दोनों केसेस में या तो लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर लिफ्ट क्या है बच्चों, स्टेशनरी है, लिफ्ट रुकी हुई है, वहीं पे रुकी हुई है, तो इससे एक्सेलरेशन होता है 0। अभी बात हमें क्या करना है, हमारा जो किस्सा चल रहा है वो चल जाएगा अपेरेंट और रियल वेट के बीच में। अभी वेट मतलब क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं वेट मशीन पर जब हम लोग खड़े हो जाते हैं तो जो रीडिंग हमें मिल रहा है दैट वी फील, कि हमें लगता है दैट इज आर एक्चुअल वेट। क्लियर हो रहा है? एक्चुअल देखिए वेट मशीन जो मेजर करता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैंने यहां पर एक इंटेंशनली एक स्टेटमेंट डाला है कि जो नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब इस टाइप की डायग्राम है, कोई ब्लॉक जो है इसको समझ लो, नीचे मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि एक वेट मशीन है और इस वेट मशीन पर यह ब्लॉक रख दिया है। क्लियर हो रहा है? तो ये वेट मशीन पर ब्लॉक रख दिया है, तो वेट मशीन ने जो नॉर्मल दिया होगा वो नॉर्मल मतलब वेट होता है। या फिर कुछ इस टाइप की सिचुएशन होगी कि अ ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जो टाइटनेस बन रहा है, जो टेंशन बन रहा है, दैट टेंशन इज नथिंग बट द वेट ऑफ दैट बॉडी। ये समझ में आ रहा है? देखिए एक्चुअल, अपेरेंट और रियल, बस यही सिचुएशन समझना है। फिलहाल के लिए मैं वेट क्या कंसीडर करने वाला हूं, जो मुझे रीडिंग मिलने वाला है। तो जो मुझे रीडिंग मिलने वाला है वो सही में एक्चुअल में ट्रू वेट है, रियल वेट है, या फिर अपेरेंट वेट है। ट्रू वेट है या अपेरेंट वेट है, वो हमें डिसाइड करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। वेट मशीन मेजरमेंट जो होता है, तो एक मशीन जो होता है जिस पर हम लोग खड़े हो जाते हैं दैट इज वेट मशीन। लेकिन दूसरा ये भी तो होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस होता है, जिस पर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लटका के रख दिया है, तो स्प्रिंग बैलेंस में भी हमें रीडिंग मिल सकता है। या फिर स्प्रिंग बैलेंस की जगह पर मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन बन रहा है दैट टेंशन इज रिप्रेजेंटिंग यू द वेट ऑफ बॉडी, रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ बॉडी। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है वो रियल है या अपेरेंट है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो चलो ठीक है, सबसे पहली बात, नॉर्मल या फिर टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो हमें रिप्रेजेंट करने वाला है, जो हमें देने वाला है, दैट इज नथिंग बट
द वेट ऑफ बॉडी, दैट वेट में बी अपेरेंट और मे बी रियल। तो कैसे होगा, कैसे फाइंड आउट करना है उसको सिचुएशन वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर चलिए इसके पहले वाला किस्सा हम लोग पहले खत्म कर देते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन बच्चों 0 है, यहां ऊपर जाए या फिर ये नीचे आए विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों सूरतों में, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 है। या फिर लिफ्ट जो है बच्चों स्टेशनरी है। तो इसमें मुझे इक्वेशन तैयार करना है। इक्वेशन कैसे तैयार करते देख लो। यहां इस बॉडी के बारे में सोचो, इस बॉडी का फील्ड फोर्स मतलब इसका वेट जो होगा नीचे की डायरेक्शन में। फिर ये जो प्लेटफॉर्म पर बॉडी है, तो प्लेटफॉर्म कांटेक्ट फोर्स जनरेट कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो प्लेटफॉर्म है नीचे का, इस बॉडी, ये बॉडी प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आई है, तो प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल रिएक्शन दे देगा। ये आ गया बच्चों नॉर्मल रिएक्शन। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ही 0 है, तो इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन 0 मान के चलते हैं। तो हमें समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो इस हालत में मुझे यहां दिख रहा है ये एक्सेलरेशन 0 है, तो लेफ्ट साइड में देखो बच्चों, यहां पर ये नॉर्मल और mg, ये दो एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा, या तो नॉर्मल को मैं पॉजिटिव इमेजिन करके चलता हूं तो mg जो हो जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया, mg आ गया। चलो भाई ठीक है, ये तो सही चल रहा है यहां पर। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल जो मिल रहा है मुझे, नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ बॉडी। तो ये ट्रू वेट मिल गया, अपेरेंट वेट नहीं मिला है, ट्रू वेट मिला है। क्योंकि हम लोग वेट तो ऐसे ही निकालते हैं, mg मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां कोई दिक्कत नहीं आ रही जब एक्सेलरेशन आपके पास 0 हो। जब एक्सेलरेशन ही 0 हो तो उस समय उस केस में नॉर्मल इक्वल टू mg है। मैं यहां पर भी इक्वेशन करा के देता हूं। देखिए इस ब्लॉक पर टेंशन में दिखाऊंगा, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन इन स्ट्रिंग जो होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, और अलोंग द स्ट्रिंग दिखाते हैं हम, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है दिखाने के लिए। टाइटनेस इन स्ट्रिंग है तो उस पर ही दिखाना पड़ेगा। और दूसरा, इसका जो वेट है ये नीचे की डायरेक्शन में। वापस से बच्चों वही इक्वेशन तैयार हो रहा है, क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, अगर मुझे ma दिखाना है तो मुझे ये पता है इक्वल टू m इंटू ए तो 0 है। लेफ्ट साइड में मुझे इक्वेशन तैयार करना है। यहां पर ये टेंशन है, ये mg है, ये एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। तो t माइनस mg, तो t माइनस mg इक्वल टू 0, तो t भी इज इक्वल टू mg आ गया। मतलब ये बन रहा है, ये और ये इक्वेशन हमें सेम ही मिले हैं। तो एक बात समझ लो, क्वेश्चन या तो इससे रिलेटेड हो या तो इससे रिलेटेड हो। आपको दो दो बार उसको सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको क्लियरली ये समझना है यहां पर जो नॉर्मल का रोल है वो यहां पर टेंशन ने ले लिया है। जो रोल यहां पर नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था वो यहां पर क्या है, टेंशन है। तो टेंशन और नॉर्मल बस एक ही आंसर दे रहा है हमें। मेजरमेंट का सिर्फ तरीका बदल चुका है। चलिए सेकंड पे आते हैं। अभी यहां क्या हो रहा है, लिफ्ट मूव्स अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियरली बताया गया है लिफ्ट मूव्स अप, तो लिफ्ट मूव्स अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी मैं सिर्फ एक को ही सॉल्व करके देने वाला हूं, दूसरे की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले यहां पर देख लीजिए बॉडी पर, क्योंकि इस बॉडी का वेट हमें फाइंड आउट करना है। अभी इस बॉडी का वेट फाइंड आउट करना है तो समझ लो इसका जो फील्ड फोर्स होता है वो तो हम लोग दिखाते हैं नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज mg। ये आ गया। और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इस पर देता है नॉर्मल रिएक्शन n। एंड राइट नाउ आई नो दैट द सिस्टम इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में मुझे दिख रहा है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ma इक्वल टू साइड के बाद में, इक्वल टू के बाद में आ जाएगा ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। और मैंने पहले से ही आपको बता के रख दिया है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है दैट शुड बी पॉजिटिव टेकन। हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया मैंने, तो n ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो mg जो होगा वो निगेटिव होगा। इस तरीके से नॉर्मल देखिए क्या मिल गया,
mg इस साइड में आ गया, तो mg और ये प्लस ma, मतलब नॉर्मल n इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट g प्लस a। तो सिमिलरली यहां पर आपको टेंशन कुछ इस तरीके से मिल सकता है, ये तो आप खुद प्रूव कर सकते हो। फिर अभी दिख क्या गया है, मुझे पता है कि वेट जो होता है वो mg होता है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन चल रहा था, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो मुझे जो वेट मिला है n, मतलब जो वेट मिला है दैट इज mg प्लस a, जो mg से ज्यादा ही है। यस, यही है अपेरेंट वेट। जब लिफ्ट एक्सेलरेशन नहीं कर रही थी, एक्सेलरेशन वाज जीरो, दैट टाइम द फोर्स n वाज शोइंग mg, दैट टाइम इट वाज शोइंग रियल वेट। पर यहां पर जब अगर आप बात करोगे तो लिफ्ट की बात करें तो यहां पर नॉर्मल फोर्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है mg प्लस है। वेट अपीयर टू बी इंक्रीज, हाइयर साइड पर जा रही है वैल्यू। सो व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a, वी फील weight of our body has increased. So apparent weight जो है that appears to be increased here, weight appear to be increased here. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर लिफ्ट डिसेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट तो जा रही है ऊपर, लेकिन जो ऊपर लिफ्ट जा रही है उसको एक समय में जाकर रुकना भी होगा। मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की थी, वो कम हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, 1.5, 1.50। तो इस समय होता क्या है, इसको समझ लो प्रॉपर तरीके से। लिफ्ट जो है, लिफ्ट का मोशन ऊपर ही है, लिफ्ट रुकने वाली है, इसका मतलब तो ये नहीं है वो ऊपर जाते जाते नीचे आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिफ्ट जो ऊपर जा रही थी, बस एक ही चेंज हुआ है कि लिफ्ट की वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि उसको रुकना है। तो इस टाइप के केसेस में काइनेमेटिक्स में हमने बहुत ही क्लियरली पढ़ चुके हैं कि अगर मोशन है और ये रुकने वाली है तो बच्चों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, मोशन के अपोजिट होती है। तो मोशन और एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे के अपोजिट में हो रहा है तो उस बॉडी का मोशन कम होने वाला है, उस बॉडी की वेलोसिटी कम कम होने वाली है, और कहीं ना कहीं एक स्टेज पर ये बॉडी ऊपर जाकर क्या करने वाली है, रुकने वाली है। तो मैंने क्या कर दिया, मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन दिखा दिया। तो इसको स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ लो, लिफ्ट डिसेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट ऊपर तो जा रही है लेकिन उसकी डिसेलरेटिंग है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होते होते जीरो होने वाली है। तो देखिए बच्चों, यहां तो इक्वेशन वही तय था, नॉर्मल रिएक्शन जो प्लेटफॉर्म ने दे दिया और इसका जो फील्ड फोर्स है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये तो सारी चीजें तय है। इक्वेशन बना दीजिए। मैंने बोला था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चलो, तो इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ma, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो देखिए mg मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसके अपोजिट कौन है, नॉर्मल, तो नॉर्मल मस्ट बी निगेटिव। ये समेशन ऑफ फोर्स कर दिया मैंने, विद साइन कर दिया। तो इस लॉजिक के हिसाब से n देखिए, n इस साइड में लाइए, ma इस साइड में लाइए, तो आप रीअरेंज करके देख लो, आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा mg माइनस ma, सो नॉर्मल इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट g माइनस a। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज नॉट आई एम गेटिंग mg, आई एम गेटिंग इट एज अ mg माइनस a। तो जो अपेरेंट वेट मुझे मिल रहा है वो एक्चुअल वेट जो mg था उससे भी कम मिल रहा है। दैट मीन्स अपेरेंट वेट जो मिल रहा है दैट वेट अपीयर्स टू बी डिक्रीज्ड। तो एक्चुअल वेट से, ट्रू वेट से जो यहां पर वेट मुझे फील हो रहा है दैट अपेरेंट वेट हैज डिक्रीज्ड। सो जो फीलिंग आएगा वो वेट थोड़ा कम वाला फीलिंग यहां पर आएगा। मतलब हो क्या रहा है, जब आप लिफ्ट में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आए हो, आपने बटन प्रेस कर दिया, लिफ्ट हैज स्टार्टेड ऑल ऑफ सडन, तो स्टार्टेड वेट अपीयर टू बी इंक्रीज्ड। फिर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, आपको फिर वेट एज यूजुअल नॉर्मल फील होगा। लिफ्ट ऊपर जाते जाते जब रुकने वाली है, जब रुकने वाली है उस समय, समझ में आ रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है एंड रुकने वाली है उस समय फॉर अ मोमेंट यू विल फील द वेट अपीयर टू बी डिक्रीज्ड, राइट, वेट अपीयर टू बी डिक्रीज्ड। क्लियर है? अभी लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के 5:15 बज चुके हैं, तो इसीलिए वो सुबह वाला अलार्म बज चुका है उठने का।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना। सो लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अभी लिफ्ट एक्सेलरेटिंग, देखो देखो स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। जो लिफ्ट अभी आप ऊपर लेके गए हो तो ऊपर से नीचे भी तो आना पड़ेगा। तो लिफ्ट एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या है, आप लिफ्ट में मान लीजिए 8th फ्लोर 10th फ्लोर पर हो, 8th फ्लोर पर हो, 8th फ्लोर पर हो, आपने बटन प्रेस कर दिया, आपको कहाँ आना है, नीचे आना है। आपको जब नीचे आना होता है तो ऑब्वियसली लिफ्ट जो रुकी हुई थी बटन प्रेस करने के बाद लिफ्ट धड़ाम से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इतना फास्ट नहीं स्टार्ट होता है, लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, लिफ्ट नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो नीचे आना शुरू हो जाएगी, लिफ्ट पहले स्पीड पकड़ेगी। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो फ्लोर्स है कम होते हैं, तो इसी वजह से जो लिफ्ट होती है तो लिफ्ट का स्पीड कम रखते हैं इंटेंशनली। लेकिन जब फ्लोर बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली एक फ्लोर से मान लीजिए 20 और 25वें फ्लोर पर जाना है तो लिफ्ट बहुत ही स्लो जा रही है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको सिर्फ 4 और 5 फ्लोर अगर जाना है तो उस टाइप में लिफ्ट की स्पीड जो होती है वो नॉर्मली बहुत कम स्पीड होती है, तो इसमें ये फीलिंग बहुत कम आता है। लेकिन ऑब्वियसली आप रिकॉर्ड कर सकते हो ये सारी चीज़ें उसमें भी। तो होता क्या है, आप ऊपर से ऊपर के फ्लोर से नीचे आने वाले हो, आपने बटन प्रेस कर दिया तो लिफ्ट जो रुकी हुई थी वो स्पीड पकड़ेगी। स्पीड पकड़ेगी मतलब एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। तो वापस से बच्चों देखिए mg और ये नॉर्मल फोर्स जो था, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, उस हिसाब से बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो mg पॉजिटिव, ये नॉर्मल निगेटिव इज इक्वल टू ma। तो वापस से देखिए n इज इक्वल टू m g माइनस ए, ये तो ऑलरेडी इक्वेशन मिल चुका है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जब हम लोग ऊपर के फ्लोर पर थे, बटन प्रेस कर दिया, जैसे नीचे आने वाले तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें थोड़ा सा वेट हमारा फील हुआ, जो कि कम फील हुआ। क्या फील हुआ, कम फील हुआ, वेट वहां पर कम थोड़ा सा फील हुआ। यह आ गया बच्चों इक्वेशन यहां पर। फिर देखते आगे, लिफ्ट डिसेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब लिफ्ट नीचे तो आ रही है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, लिफ्ट मोशन में है, लेकिन जब फ्लोर आने वाला है, डेस्टिनेशन आने वाला है, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, 0 नंबर का फ्लोर है, लिफ्ट जैसे नीचे आने वाला है तो ऑब्वियसली लिफ्ट को रुकना भी है। तो लिफ्ट का जो स्पीड कांस्टेंट था, बीच के समय में कांस्टेंट था, तो लिफ्ट नीचे आते आते उसका स्पीड कम 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 करते हुए 0 कर देगा। तो जिस समय लिफ्ट का मोशन नीचे है लेकिन स्पीड रुकने वाला है, तो मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है बच्चों। लिफ्ट में एक्सेलरेशन देखिए मोशन के अपोजिट, जब ये बॉडी डिसेलरेट करने वाली है, राइट, इसका स्पीड घटने वाला है, तो लिफ्ट नीचे जा रही है तो धीरे 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 वो रुक जाएगी। मोशन नीचे लेकिन ए की वैल्यू ऊपर है। तो यहां देखिए mg और ये माइनस, ये नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव ले लीजिए। तो ये आ गया बच्चों n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n इज इक्वल टू आ गया m g प्लस ए। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर वेट अपियर टू बी इंक्रीज्ड, वेट अपियर टू बी इंक्रीज्ड। क्लियर हो रहा है, वेट अपियर टू बी इंक्रीज्ड, ये रुकने वाला है इसलिए। इसके पहले वाली एक केस समझ लो, और एक केस और स्पेशल केस डाल देते हैं, बहुत ही स्पेशल केस होती है, ये भगवान ना करे किसी के साथ हो। ये जो है, इफ केबल ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, इफ केबल ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, तो अगर ब्रेक हो जाती है तो इसमें क्या होगा, A इज इक्वल टू जी हो जाएगा। क्योंकि अगर केबल ही ब्रेक हो गया ऊपर का और लिफ्ट है फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो दैट हैज एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ए की वैल्यू जी हो गई। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया बच्चों, एम, ए की जगह पर जी लिख दो, जी माइनस जी, तो ये आ गया 0। यहां पर वेट मशीन रीडिंग दिखा देगी 0। अच्छा, वेट मशीन रीड करते बैठोगे यहां पर कि लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया और आप वेट मेजर कर रहे हो, अरे आई एम फीलिंग वेटलेसनेस। यस, यू विल फील वेटलेसनेस बिकॉज द वेट इज नॉट, वेट इज हियर, वेट अपियर, जो दिखा रहा है मशीन वो 0 दिखा रहा है, बिकॉज एंटायर थिंग्स आर फ्री फॉल, एंटायर थिंग्स आर फ्री फॉल। चलिए, फाइंड द वेट ऑफ ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम इन डिफरेंट केसेस। तो एक तो तय हो गया है कि डिफरेंट केसेस में यहां पर ये व्यक्ति जो है, इसका मास जो है बच्चों वो 60 किलोग्राम है, इतना तो फिक्स हो गया, 60 किलोग्राम है, ये तो फिक्स है।
अच्छा, अभी क्या करना है, ये ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन समझ लो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, तो अपेरेंट वेट कितना आएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू, देखिए फाइंड द वेट ऑफ ए मैन इन डिफरेंट केसेस। कोई किसी को क्या लगेगा, जिसको ये केसेस पता नहीं है, वो तो बोलेगा यार वेट कितना होता है, mg होता है, तो वो सीधे सीधे m इंटू जी दे देगा। ऐसे नहीं हो रहा है, आपको पता है लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस वेट अपीयर टू बी इंक्रीज्ड, वेट अपीयर टू बी इंक्रीज। तो ये आ गया बच्चों 60, मैं लिख देता हूँ ये 10 और ये लिख देता हूँ +2, सो 60 इंटू 12 इतना आ गया 720 न्यूटन। तो ये दोनों तरफ n दिख जाएगा, तो मैं न्यूटन को न्यूटन लिख देता हूं। ये केस समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस देख लीजिए, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है पॉज करा के। चलो, अभी ये केस दी गई है, यहां पर देखिए पुली है और इसका वेट तो 60 किलोग्राम था और ये 50 किलोग्राम ब्लॉक को इसने पकड़ के भी रखा है, होल्ड करके भी रखा है। इसका वेट हमें निकालना है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लो। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसका जो वेट है वो है 50 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये रुका हुआ है, इसने इसको होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखा है मतलब ये स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी क्यों है, तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जनरेट हुआ है टेंशन। तो आप इस साइड में देख सकते हो ये रुका हुआ है, नॉट एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ये मूव भी नहीं हो रहा है। तो आप सीधे सीधे अंदाजा लगा लो, T इज इक्वल टू ये जो mg था, T इज इक्वल टू ये 50 इंटू जी, T इज इक्वल टू 50 इंटू जी, मतलब g की वैल्यू 10 रख दू तो ये 500 न्यूटन आ जाएगा। ये आ गई T की वैल्यू 500 न्यूटन, N फॉर न्यूटन हियर, देखिए नंबर के बाद में जो लिखा है दैट इज न्यूटन। कंफ्यूजन ना हो कोई बच्चे को, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं लिख देता हूं न्यूटन। चलो ठीक है, ये फोर्स आ गया। वही रोप इधर आ रही है और फिलहाल के मैंने आपको बता दिया है कि रोप इज मासलेस, रोप इज इनएक्सटेंसिबल। इस केस में देखिए यही टेंशन यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, तो टेंशन टी, वही टेंशन टी इधर कंटिन्यू हो चुका है, यही टेंशन टी यहां पर आ चुका है, ये टेंशन टी। क्लियर हो रहा है। अभी इस पर बात करते हैं, इसका खुद का जो वेट होगा दैट mg इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो प्लेटफॉर्म है दैट प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग अ नॉर्मल रिएक्शन। तो चीजें समझ लो यहां पर, अगर इसी के बारे में बात करें, चलिए मान लीजिए स्ट्रिंग होल्ड नहीं किया इसने, इसके ही बारे में बात करें तो इसका जो वेट है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड ही इज रेस्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म उस पर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो इस पर तो ऑलरेडी ये दो फोर्सेस मुझे दिख ही रहे, नॉर्मल और mg, लेकिन उसके अलावा इसने स्ट्रिंग होल्ड करके रखा है एंड द स्ट्रिंग इज देयर, एंड स्ट्रिंग में टेंशन जो होता है दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ये ऊपर दिखा है। तो हुआ क्या है, एंड स्टिल ही इज नॉट मूविंग, हिज एक्सेलरेशन इज जीरो, हिज एक्सेलरेशन इज जीरो, ये रुका हुआ है। इसका मतलब ये बन रहा है कि ऊपर वाले फोर्सेस जो दिख रहे हैं मुझे n प्लस टी, और नीचे वाला फोर्स जो है वो है mg, ये पूरा मिला के इक्वल हो रहा है। मतलब ऊपर वाले टोटल फोर्स को ये mg कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। तो ऊपर वाले फोर्सेस t प्लस एन और नीचे वाला फोर्स है mg, ये बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। या फिर इसका इक्वेशन आप दिखा सकते हो n प्लस टी, और n प्लस टी इस फोर्स को mg ने कैंसिल करवा दिया और आंसर 0 मिल गया। क्योंकि आपको इक्वल टू साइन के राइट साइड में क्या लिखना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 0 है, मतलब ये राइट साइड इक्वेशन की 0 आ गई, तो इससे ही आपको ये मिल गया। ऑलरेडी आपको देखिए टेंशन की वैल्यू पता है 500 यहां पर मिल चुकी है। इसका मास कितना है, ये तो 60 किलोग्राम का बंदा है, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय जी कितना है बच्चों 10, तो n इज इक्वल टू देखिए आ गया 600 माइनस ये 500, तो आंसर मिल चुका है 100 न्यूटन। ये वेट मशीन रीडिंग दिखा देगा। अच्छा, हालांकि वेट मशीन क्या करता है, वेट मशीन जो है 10 नंबर से डिवाइड करा के आंसर देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम करा देता है। तो मास में देखिए, वेट मशीन में आप मेजर करो तो आप मास दिखाते हो किलोग्राम में, 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम, वो एक्चुअली मास होता है। वेट जो होता है ये होता है मल्टीप्लाई बाय जी करा के।
तो 100 न्यूटन का रीडिंग एक्चुअली वेट मशीन पर मिलना चाहिए, लेकिन आम इंसान को समझने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 10 करा देते हैं, तो ये 10 किलोग्राम ही दिखेगा। किलोग्राम में क्या दिखेगा, 10 दिखेगा। और एक्चुअल फोर्स के हिसाब से बात करें तो mg के हिसाब से ये 100 दिखने वाला है। ये बात समझ रही है? वेट मशीन जो बताती है ना, वो डिवाइड बाय 10 नंबर करा के बताती है। मतलब मान लीजिए किसी का जो वेट है 600 न्यूटन है, तो उसको 600 न्यूटन नहीं दिखाएगी, उसको डिवाइड बाय 10 मतलब 60 किलोग्राम बताएगी। क्या बताएगी? 60 किलोग्राम बताएगी। तो थोड़ा इस तरीके से है। चलो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन बच्चों आ गया है 100 न्यूटन, तो इसका जो वेट है ये कम फील होने वाला है। 60 किलोग्राम वाला बंदा है, खुद को 60 किलोग्राम वाला बंदा है जो खुद को 10 किलोग्राम जैसा फील करने वाला है। या वेट मशीन जो है बताएगी इसका मास ही 10 किलोग्राम है, या फिर वेट वाइज बताए तो 100 न्यूटन। नेक्स्ट केस, ये ऐसी सिचुएशन है, यहां पे शायद कुछ देने का रह चुका है। यस, ये प्लैंक जो है बच्चों, इसको मासलेस कंसिडर कर लीजिए, और ये हवा में झूल रहा है। मतलब कुछ ऐसी सिस्टम मान के चलो कि होल्ड करके रखा है, ये वेट मशीन है, और पुली पुली सिस्टम है, और यहां पर ये रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कैसे अभी सॉल्व करें देखिए, और मैंने बता दिया इसको ये मासलेस है। क्लियर हो रहा है? तो दोनों की पहले फ्री बॉडी डायग्राम सोचते हैं। तो सबसे पहले बड़ी प्लैंक जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस पर यहां पर एक रोप है, यहां पर एक दूसरा रोप है। तो चलिए रोप का टेंशन में टी मान के चलता हूं, टेंशन टी और ये टेंशन टी। यहां पर टेंशन टी दे देता हूं मैं, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। अच्छा, दोनों तरफ टेंशन टी टी ही देना है। रोप तो अलग हो चुका है ना बच्चों। यस, रोप अलग हो चुका है तो ऐसे नहीं देते आएगा, ऐसे समझते इसको। चलो मैं आपको यहां पे वापस से समझा देता हूं अलग ढंग से, समझो। यहां पर टेंशन टी है, यही रोप इधर आया, ये टेंशन टी है, ठीक है, ये टेंशन टी है। अभी क्या होता है, पुली के बारे में समझ लो, ये पुली है, यहां पर नीचे मुझे दिख रहा है टेंशन टी, यहां पर मुझे दिख रहा है टेंशन टी, और यहां पर भी मुझे दिख रहा है बॉडी पर कनेक्टेड है तो टेंशन टी। तो पुली के दो पॉइंट इमेजिन कर लो, यहां पर और यहां पर। तो ऑलरेडी मैंने पिछले आर्टिकल बताया, स्मूथ पुली है, मासलेस पुली है, तो टेंशन यहां पर देख लीजिए, ये पॉइंट मान के चलता हूं तो यहां पर टेंशन मस्ट बी अवे फ्रॉम द बॉडी, और इस पॉइंट पर भी टेंशन देख लो अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये भी टेंशन टी है और ये भी टेंशन टी ही बन रहा है, दोनों टेंशन टी है। तो ये पुली पर आ गया टेंशन टी टी। अभी पुली के ऊपर भी तो एक रोप दिख रहा है, पुली कहीं नहीं जा रही है, पुली का एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर मान लो कोई पुली को टी और टी मतलब ट्वाइस टी से नीचे खींच रहा है और पुली तब भी वहीं पर है, तो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ऊपर इसके बराबर इक्वल एंड अपोजिट 2t जनरेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये टी है, ये टी है, तो पुली के ऊपर कितना देना चाहिए बच्चों? 2t देना चाहिए। अभी यही रोप इधर से यहां पर आ चुकी है, तो यहां पर टेंशन कितना? 2t। समझ में आया कुछ? देखिए ये जो पुली थी ये नीचे वाली, मान लीजिए इसको ए बोल दिया मैंने, तो ए के बारे में मैं बात कर रहा था। तो टेंशन टी है, यही रोप यहां पर आ गया टेंशन टी, तो टेंशन टी टी आया, ये टेंशन टी आया, ये टेंशन टी आया, ये नीचे प्लैंक पर खड़ा, ये यहां पर है। पुली के बारे में बात करें तो पुली के दो पॉइंट मैंने इमेजिन कर लिया, तो टेंशन टी अवे, टेंशन टी यहां पर भी दिखा। तो इस पुली को खींचने वाले जो है ये 2t नीचे खींच रहा है, तो पुली वहीं पर रुका हुआ है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो पुली पर उसका इक्वल अपोजिट फोर्स 2t ऊपर की डायरेक्शन में आ गया है, राइट। और यही रोप अभी यहां पर आया है, तो ये 2t है, तो यहां पर भी बच्चों आ गया 2t। तो इसमें ये 2t यहां पर टेंशन और इसका टेंशन जो है वो t है। ये दोनों रोप का हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा हो गया, खत्म। अभी करना क्या है, इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। तो ये जो व्यक्ति है
ये एक्चुअली देखिए प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या दिख रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये जाएगा। मशीन जो वेट मशीन है, वेट मशीन सिर्फ रीडिंग देने के लिए दिखा है। अदरवाइज इमेजिन करो ये कंप्लीट जो बॉडी है, ये पर्सन है, दैट पर्सन इज रेस्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जो नीचे का जो बड़ा प्लैंक दिख रहा है ये इस पर खड़ा है, तो होगा क्या, ये प्लैंक उस पर फोर्स जनरेट करने वाली है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको पता है अगर ये प्लैंक है, ये प्लैंक इस व्यक्ति पर नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो इस व्यक्ति का वो नॉर्मल जो रिएक्शन है या फिर नॉर्मल जो फोर्स है, उस नॉर्मल फोर्स का, कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन आएगा। समझ लो, ये प्लैंक इसको दे रहा है नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, ये प्लैंक इसको दे रहा है नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, तो उस नॉर्मल का रिएक्शन इस प्लैंक को मिलने वाला है। और प्लैंक का वेट जो था कितना था, प्लैंक का वेट कितना था, 0 था। प्लैंक का मास ही 0 है तो वेट कितना है, 0 है। तो इसके लिए इक्वेशन देख लो बच्चों, ये रेस्ट में, तो ऊपर का फोर्स 3t क्योंकि 2t प्लस टी, और नीचे का फोर्स है n। तो कहीं ना कहीं आपको 3t और n, तो टेंशन और इसमें फर्क दिख रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू n/3। मैं लिख देता हूं यहां पर। अभी उसके बारे में स्टडी करते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये व्यक्ति के बारे में बात करूं तो ये व्यक्ति का यहां पर देख लीजिए, ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है। तो होता क्या है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म इस पर ये नॉर्मल फोर्स दे देगा। मैं थोड़ा अलग से इधर दिखा देता हूं। क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो प्लेटफॉर्म नॉर्मल फोर्स दे देगा, तो ये नॉर्मल फोर्स प्लेटफॉर्म ने दिया है इसको। इसका खुद का वेट होगा जो कितना होगा, mg होगा। और दूसरा ये कि इसने ये रोप होल्ड करके रखा है, इसने ये रोप होल्ड करके रखा है, इसने जो रोप होल्ड करके रखा है, ये रोप का टेंशन है बच्चों T, और ये कहीं नहीं जा रहा। तो इस पर टेंशन प्लस N मस्ट बी इक्वल टू mg, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस है और mg नीचे है। अभी आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल यहां पर कर लो। अभी मैंने तो बताया था टेंशन या फिर नॉर्मल इज गिविंग यू द वेट, अपेरेंट वेट। तो समझ लीजिए ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में टेंशन तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस बंदे का जो वेट मेजर कर रहा है वो कौन मेजर कर रहा है, तो ये वेट मशीन मेजर कर रहा है। तो आपको टेंशन यहां पर, टेंशन पर वेट नहीं निकालना है, वेट मशीन का वेट जो होगा वो यहां पर निकलेगा। तो ये केस में थोड़ा सा समझ लो कि एक्चुअल वेट कौन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये उसको लटक नहीं रहा है, सस्पेंडेड नहीं है, ये यहां पर खड़ा भी है और ये रोप होल्ड करके रखा है। तो रोप में 100% तो करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, टेंशन आपको मिल जाएगा कितना बन रहा है, लेकिन इसका जो वेट है वो कौन दिखा रहा है, तो यहां वेट मशीन दिखा रहा है। चलिए इसका इस्तेमाल यहां पर कर लेते हैं। तो टी की जगह पर n/3 डाल देता हूं, प्लस n इज इक्वल टू, ये तो 60 किलोग्राम का था, मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10, यह आ गया 4/3n इज इक्वल टू 600। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1800 डिवाइडेड बाय 4, 450 न्यूटन यहां पर बन चुका है। तो 450 न्यूटन मतलब 600 न्यूटन की जगह पर 450 न्यूटन दिख रहा है, जो कि अपेरेंट वेट उसका डिक्रीज्ड फाइंड आउट होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। वापस से एक सिस्टम आ चुकी है, इस सिस्टम में फिर से एक बार समझ लो। इस व्यक्ति को अलग कर दो और इस डिब्बे को अलग कर दो, इन दोनों को अलग अलग कर दो। डिब्बे के बारे में बात करें तो यहां पर मुझे एक रोप दिखेगी। अच्छा ये समझ लो यहां पर इसमें होल होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए होल होना चाहिए, तो ये रोप जो है यहां से होकर ऊपर से होकर यहां नीचे आ रही है। ये सिस्टम के बारे में बात करें तो यस, ये सिस्टम काफी इफेक्टिव है। कई बार आपने देखा होगा कि इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं, जो पेंटर लोग होते हैं, तो यस पेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली इसमें हुक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इतना रिस्की नहीं होता है। यहाँ तो बहुत ही ईजी तरीके से दिखा दिया कि वही उस बॉक्स में बैठा है और उसी को खुद का वेट जो बैलेंस करना है, और बेचारे को यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो उसको भी होल्ड करके रखना है। तो समझने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए इसका वेट तो हमें फाइंड आउट करना है, और जो बॉक्स होगा बॉक्स का वेट कितना होगा, ये तो मैंने दिया ही नहीं, बॉक्स का वेट कितना है। चलिए बॉक्स का वेट तो क्वेश्चन में यस,
जो बॉक्स है उस बॉक्स का मास दिया है 30 किलोग्राम, और इसका तो हमें पता था 60 किलोग्राम इसका मास था। इसका मास कितना था? 60 किलोग्राम। देखिए कई बार फोर्स मतलब वेट को भी हम लोग 30 किलोग्राम बता सकते हैं, मतलब वेट इज 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम मतलब एक बताने का तरीका होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स बताया जाता है। आपको जब एक्चुअल कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेशन करते समय फिर जैसे मैंने बता दिया इसका वेट 30 किलोग्राम है, तो इसका वेट 30 किलोग्राम, ये एक रफ लैंग्वेज होगी बताने की। एक स्टूडेंट को समझ में आता है कि यार 30 किलोग्राम तो मास होता है, तो मल्टीप्लाई बाय उसको क्या करना है? जी करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर इस पूरा बॉक्स जो था, बॉक्स का मास था 30 किलोग्राम और उस व्यक्ति का मास है 60 किलोग्राम। अभी देखिए मैं दोनों को अलग अलग करा दिया। इसके बारे में बात करूं तो इसका जो मास होगा 30 किलोग्राम, तो इसका वेट होगा 30 g, जो कि नीचे की डायरेक्शन से। यहां पर बच्चों टेंशन दे देता हूं मैं टी। अभी आप सोचोगे यार ये बंदा भी तो खड़ा है, इसका भी तो वेट ऐड हो गया, मतलब मैंने लेते समय 30 किलोग्राम प्लस 60 किलोग्राम 90 किलोग्राम लेना चाहिए था। तो उस पर दिमाग नहीं डालना है आपको। आपको बॉक्स के बारे में बात करना है तो बॉक्स के ही बारे में बात करना है, उसके बारे में बॉक्स के ही बारे में बात करना है। तो बॉक्स को स्ट्रिंग लगाई है, बॉक्स का जो मास है 30 g, 30 वेट, उसका जो वेट है 30 g नीचे की डायरेक्शन में। लेकिन देखिए क्या होता है, ये जो बंदा है यहां पर इसके अंदर खड़ा हुआ है। अगर ये इसके अंदर खड़ा है, अगर ये इसके अंदर खड़ा है तो ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स देगा। ये प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल फोर्स देगा। ये किसने दिया? ये प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग अ नॉर्मल फोर्स, और उस नॉर्मल का रिएक्शन यहां मिलने वाला है। प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल फोर्स देने वाला है और नॉर्मल फोर्स का जो रिएक्शन होगा वो यहां आने वाला है। उसके अलावा ये तो इसका सिस्टम क्लियर हो गया। यहां पर देखिए इसका नॉर्मल फोर्स, बाद में इसका जो वेट होगा mg, है ना, इसका वेट जो होगा mg। तो वेट के बारे में बात करो तो ये देख लीजिए कितना है 60 g। और उसके अलावा इसने होल्ड करके रखा है स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग का टेंशन T। इसने होल्ड करके रखा है स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा T होगा। ठीक है, टेंशन T ही क्यों? क्योंकि यही तो रोप इधर से इधर आ रही है, वही रोप है। चलो इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। इसके बारे में बात करो तो ऊपर का फोर्स T दिख रहा है और नीचे में 30 g प्लस n काम कर रहा है। तो यहां बच्चों आ गया T माइनस एन इज इक्वल टू 30 g मतलब 300। ये इक्वेशन 1 आ गया। यहां पर n प्लस टी इज इक्वल टू 60 g मतलब n प्लस टी इज इक्वल टू 600 g, सॉरी 600। दो इक्वेशन बन गए, टी माइनस एन टी प्लस एन। हमें क्या चाहिए? टी चाहिए या नॉर्मल चाहिए? तो हमें टेंशन चाहिए या नॉर्मल चाहिए? हमें चाहिए नॉर्मल। तो 1 और 2 को मैं ऐड करा देता हूं तो ये टी है। अच्छा ऐड कराए तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो भी ऐड करा देते हैं, फिर फाइनल निकाल देते हैं। चलिए देखिए क्या करना है, या तो आपको नॉर्मल चाहिए तो एक काम कर देते हैं, इसको t इज इक्वल टू 300 प्लस एन करा देते हैं और इसका इस्तेमाल यहां करते हैं। तो नॉर्मल n प्लस t की जगह पर लिख देते हैं 300 प्लस n इज इक्वल टू 600। क्यों इतना करना ना, तो t इक्वल टू 300 प्लस n करा दिया मैंने, तो ये आ गया 2n और ये 300 उस साइड में गया, तो 600 माइनस 300 300। n इक्वल टू बच्चों आ गया 150 न्यूटन, है ना, 150 न्यूटन। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो चुका है। समझ में आई बात? चलो ये भी सॉल्व हो चुका है। इन सबको आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना होगा। कंस्ट्रेंट रिलेटेड शॉर्टकट्स, यस मैं कोई शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूं और कंस्ट्रेंट रिलेटेड शॉर्टकट्स हो गए तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे।
इस टाइप की सिस्टम दी है, यहां पर स्मॉल m है, यहां पर कैपिटल M है, तो क्या करना है वो समझ लो। जो शॉर्टकट है वो कुछ इस तरीके से है, समेशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 0। समेशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी वेक्टर 0। अभी देखिए क्या होता है, टेंशन एक तरीके से फोर्स है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, और फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पावर होता है, और मैंने बता दिया पावर इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, देखिए पुलिस पुलिस कनेक्ट करा दिया इसने स्ट्रिंग से, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के पास कोई खुद का एनर्जी नहीं है, तो खुद का कोई एनर्जी नहीं है, सोर्स नहीं है, तो ये खुद का पावर जनरेट करने वाला नहीं है। समझ में आई बात समझ लो वापस से। ये जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन पावर, कैन नॉट जनरेट इट्स ओन एनर्जी, ये खुद का पावर, खुद की एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो लेकिन फिर भी बॉडीज मोशन में है, तो काम करते समय आपको यह बताना है कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग है उसने कुछ पावर क्रिएट किया क्या, तो नहीं किया, तो पावर के आंसर को 0 लेना है। और कैसे, पावर ड्यू टू टेंशन, पावर ड्यू टू सॉरी टेंशन इन स्ट्रिंग कितना देना है, 0 देना है। तो समझ लो ये समेशन डाल दिया मैंने यहां पर। तो आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजें क्या, एक तो रो पे में जैसे मैं यहां पर दो मास दिखा दिया है, तो आवश्यक नहीं है मास m और m कितना है, मास हमें आंसर में लेना ही नहीं है आगे चलकर। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे मान के चलो ये नीचे आ रहा है और इसका वेलोसिटी मैं v1 समझ के चलता हूं, या फिर अरे चलो ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं वापस से, समेशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो करना क्या देख लो, मान लो ये सिस्टम जा रही है ऊपर, इसका वेलोसिटी है v1, और यहां पर बच्चों देखिए टेंशन होगा T, ये रोप यहां पर आ रही है, तो देखिए यहां से यहां पर आ रही है, यहां पर कनेक्टेड है, तो टेंशन आ गया यहां पर T, क्योंकि वही रोप है T, और यही रोप यहां पर आ गई है टेंशन T। मैंने अभी बताया था आपको, देखिए यहां पर T और T 2T है। अभी लिफ्ट जो है, लिफ्ट तो मास के साथ ऊपर या नीचे जाने वाली है, तो इसका मास देखिए, पुली जो है, पुली मासलेस है, तो मासलेस होने की वजह से अगर एक्सेलरेशन पुली पर आ भी जाए तो भी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन पुली के लिए 0 होने वाला है, इसलिए हम लोग पुली को मासलेस भी विजुअलाइज करते थे शुरुआत में, तो अभी वही काम करने वाला है। तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ये टी है, ये टी है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 2t, और ये 2t आया तो इस पर भी कितना आ जाएगा 2t अवे फ्रॉम द बॉडी। तो कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल है, तो थोड़े जल्दी जैसी कैसे समझे, तो देखिए यहां पर t है, यही रोप यहां आया तो t, यही रोप यहां पर आया तो t, ये t और t है, तो यहां पर नीचे आ गया 2t, और ये जो चीज है ये नीचे जा रही है विथ वेलोसिटी मान लीजिए v2। तो पहली चीज तो आपको स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन किस डायरेक्शन में है, टेंशन का डायरेक्शन तो फिक्स होता है, टेंशन कितना है, जैसे यहां पर अगर t है तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर 2t आ गया, यहां पर t है तो यहां पर कितना आ गया 2t आ गया। तो अभी अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है, तो देखिए क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या है, यहां पर डाल दिया मैंने डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है टी वी कॉस थीटा, समेशन टी वी इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो टेंशन और वेलोसिटी इन दोनों के बीच का एंगल, देखिए यहां पर टेंशन और यहां पर वेलोसिटी, ये दोनों वेक्टर के बारे में बात करूं तो दोनों वेक्टर एक ही साइड में है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर बात करूं तो 0 डिग्री है। लेकिन यहां पर देखिए ये टेंशन और ये वेलोसिटी, ये दो वेक्टर, ये टेंशन और ये वेलोसिटी, ये दो वेक्टर एक दूसरे से बराबर 180 डिग्री पर है। तो किस तरीके से सम किया जाए, सम करने का तरीका समझ लो। अभी यहां इसके बारे में बात करूं तो टेंशन और वेलोसिटी यहां पर आ जाएगा बच्चों cos 0,
फिर लेता हूं मैं प्लस। ये ब्लॉक का काम हो गया, बीच में मुझे कुछ रुकना नहीं है। मैं लास्ट वाले ब्लॉक पे आ जाता हूं जिसके बारे में सवाल होगा या फिर ये होगा। तो इस ब्लॉक पे आ जाता हूं। इसमें दिख रहा है मुझे टेंशन 2t, वेलोसिटी v2, और 2t और v2 इनके बीच में एंगल हो गया 180 इज इक्वल टू दे दो 0। तो देखिए t v1 और ये cos 180 माइनस हो जाता है, तो माइनस 2t v2 इक्वल टू 0। तो अगर सॉल्व करें टी वी वन इज इक्वल टू ट्वाइस टी वी टू, टी टी तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो वी वन इज इक्वल टू ट्वाइस वी टू, या फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए वन इज इक्वल टू ट्वाइस ए टू। हमें एक्सेलरेशन भी मिल चुका है और वेलोसिटी भी मिल चुका है। तो इनके बीच का रिलेशन देख लो क्या होगा। ये वेलोसिटी वी वन जो है और वेलोसिटी वी टू जो है, तो वेलोसिटी वी वन वी टू से कितना है, डबल है, या फिर वी टू v1 का हाफ है, या फिर a2 a1 का हाफ है। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम नहीं है। इसका अगर एक्सेलरेशन a1 है तो इसका एक्सेलरेशन हाफ हो गया उससे। वापस से समझ लो एक बार, ये चीज समझ लो कि मैं इसका पॉइंट बताता हूं। यहां पर टेंशन t है और वेलोसिटी v1 है। जैसे ही टेंशन डबल दिख रहा है, इसका एक्सेलरेशन हाफ हो चुका है। टेंशन टी और वी दिख रहा था, टेंशन टी है, वेलोसिटी v1 है, तो यहां पर टेंशन 2t हो गया, तो वेलोसिटी हाफ हो गया, मतलब एक्सेलरेशन भी हाफ हो गया। तो ये एक बेसिक लेवल का तरीका है, ये नोटबुक में लिख लो, ये शॉर्टकट है। कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग। अभी देखिए ये रिंग है, अभी अभी तो हमें पता चला है कि मास उसमें इक्वेशन में आया ही नहीं, तो मास पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहां समझ लो बच्चों, ये एक रिंग है और ये एक रॉड है, रॉड पर इसकी अभी फिलहाल के लिए वेलोसिटी भी है। यहां ये जो रिंग दिख रहा है, इस रिंग का ये पॉइंट मैं इमेजिन करता हूं, और यहां पर जो होगा वो टेंशन टी होगा, और यही रोप यहां पर आया है, तो टेंशन टी। इसका वेलोसिटी कितना है, v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही लेते हैं। तो ए के बारे में बात करें तो टेंशन टी और वेलोसिटी v, और उनके बीच का एंगल है अल्फा, तो कॉस अल्फा। टेंशन टी, वेलोसिटी v और उनके बीच का एंगल है कॉस अल्फा, तो उसका कॉस करा दिया। यहां देख लीजिए टेंशन टी ऊपर है और ये बॉडी नीचे जा रही है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो टेंशन देखिए प्लस ही लिखूंगा यहां पर, टेंशन टी v2 और कॉस 180 इक्वल टू 0, क्योंकि ये टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 है। तो टी वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्यों, समझ में आ रही है? मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ उसको कि क्या आंसर मिलने वाला है। चलिए आपके हिसाब से बात करते हैं। कॉस 180 माइनस 1, तो टी वी टू यह आ गया 0, तो टी वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी वी टू, टेंशन टेंशन कट हो गया, तो मतलब वी टू हो गया वी कॉस अल्फा, वी टू हो गया वी कॉस अल्फा। इसको लिख लो एक बार। क्वेश्चन कहाँ पर हो गए, यस मैंने कहाँ से लिए, तो ये आसान तरीका मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस हो गया। फिर ये चीज देख लो, यहां पर अगर टेंशन टी है, ये तो आप लोग कर सकते हो अभी, यहां पर अगर टेंशन टी है, यहां पर भी टेंशन टी है, ये वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी v डैश कितना है। तो इक्वेशन तैयार करते हैं, t और v, a के लिए बात करते हैं, t और v इनके बीच का एंगल है 180, प्लस यहां पर टेंशन और v डैश, इनके बीच का एंगल है कॉस, इनके बीच का एंगल है अल्फा, तो उसका कॉस करा देते हैं इक्वल टू 0। ये टी वी कॉस 180 मतलब माइनस टी वी हो गया, ये प्लस टी वी डैश कॉस अल्फा हो गया इक्वल टू 0। तो टी वी डैश कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी वी आ गया,
टी टी कैंसिल हो गया, तो वी डैश इज इक्वल टू वी बाय कॉस अल्फा। ये उस इंस्टेंट के लिए वैल्यू हमें दे सकता है। तो टी वी डैश इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आ गया बच्चों कॉस अल्फा। चलिए ये है गुड। आगे चलो अभी सिस्टम में बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए a1 इक्वल टू n टाइम्स a2। अच्छा 1 और 2 देखिए, तो मैं यहां पर दे देता हूं पहले तो टेंशन। अभी आपको पढ़ाया मैंने, यहां पर अगर मान के चलते हैं टेंशन T, यही रोप यहां आ रहा है टेंशन T। लेकिन इस पुली पर बात करें तो टेंशन T और टेंशन T ऐसे दिखता था, तो ऊपर की रोप पर कितना आ गया बच्चों 2T। बस यही रोप इधर से इधर आ रहा है, तो टेंशन कितना 2T। अब ये 2T है तो यहां पर भी 2T होगा, यहां पर भी 2T होगा, तो 2T यहां पर भी है और यहां पर भी 2T है, तो 2T 2T मिलाकर कितना हो गया 4T। ये 4T इधर से इधर आ गया, मतलब वन सिस्टम पर जो दिख रहा है मुझे T 2T और 4T दिख रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है? वापस एक बार करा लेते हैं, वापस एक बार समझ लेते हैं। टेंशन T, तो इस पर भी टेंशन T, तो पुली पर बात करें तो टेंशन T और टेंशन T ऐसा दिखता था, टी टी मिलाकर हो गया 2T, यही रोप इधर आ गया, तो चलो 2T। तो इस पर बात करें पुली पर तो 2T और 2T, यस दिख रहा है 2T 2T, तो 2T 2T मिलाकर हो गया यहाँ पर 4T। ये 4T, ये रोप यहीं पर आ गया, ये आ गया 4T। अभी देखो क्या होता है, मान लीजिए ये V1 से ऊपर जा रहा है और ये V2 से नीचे आ रहा है, तो क्या करें, 1 के बारे में बात करें तो 4T 5 6 और 7, तो 1 के बारे में बात करें तो 7T ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन वही है, तो मतलब कॉस यहां पर 0 लिख देता हूं। 4 5 6 और 7 70, मतलब ये टोटल इस पर जो टेंशन दिख रहा है ये ऊपर है एंड इट इज मूविंग अप विथ वेलोसिटी v1। 2 के बारे में बात करें तो 2 में देखिए 2 में खाली टेंशन है, 2 के बारे में बात करें तो 2 पे ये टेंशन दिख रहा है और ये V2 दिख रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, तो प्लस T V2 cos 180 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए 7T V1 और यहां देखिए माइनस, क्योंकि cos 180 माइनस, ये आ गया बच्चों TV2 इक्वल टू 0, तो 7V1 इज इक्वल टू V2 आ गया, और 7 अगर डिफरेंशिएट कर दे तो 7A1 इज इक्वल टू A2 आ गया। बस ऐसे ही तो होना चाहिए था, A1 इक्वल टू n टाइम्स A2। हाँ A1 इक्वल टू A2 ऐसे आने वाला है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है? यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है मैंने बना लिया होगा क्वेश्चन, ये तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। एक सीधी सादी चीज है, सीधी सी चीज है, जहां पर टेंशन कम वहां का स्पीड ज्यादा। ये टेंशन जो दिख रहा है मुझे सेकंड में दिख रहा है ना, ये अगर सेकंड बॉडी दिख रही है तो सेकंड बॉडी में टेंशन T है, सेकंड बॉडी में टेंशन T है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए, और जहाँ का टेंशन ज़्यादा है वहाँ का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन 7 टाइम्स है तो इसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 7 में आना चाहिए। करेक्ट आ रहा है, सही है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B, निकल सकता है क्या देखते हैं। टेंशन T यही इधर से इधर आ रहा है, तो टेंशन T यहाँ से यहाँ आ रहा है टेंशन T, तो इस पर बच्चों आ गया टेंशन T। तो पहले वेलोसिटी से ही बात करते हैं, समेशन ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी। तो मान के चलते हैं ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, इसको बोल देता हूँ V1 और इसको बोल देता हूँ V2, तो कितना आएगा T V1,
क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर 2t और v2 लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है, तो cos 180 माइनस इज इक्वल टू, मैं 0 डाल देता हूँ, तो tv1 इज इक्वल टू ट्वाइस tv2। क्लियर हो रहा है? टी तो कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड एक्सेलरेशन। तो चलिए इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a1 है, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ a2। ये यहाँ तक तो ठीक बन रहा था। अभी मुझे इक्वेशन भी देना है, तो मैं वापस से इसको रीअरेंज कर दूंगा। तो अभी v2 निकाल देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ मैं v2 निकाल देता हूँ। ये सॉल्व करने के लिए ठीक चल रहा था। अभी v2 निकाल देता हूँ और यहाँ पर इनकी जगह पर मैं लिख देता हूँ ये a2 और ये आ गया बच्चों a1। a1 a2 आ गया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या तैयार करें? देखिए इसका जो वेट था वो 4g नीचे की डायरेक्शन में था, ये ऊपर जा रही है सिस्टम। तो इसके लिए इक्वेशन तैयार हो जाएगा t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a1। और ये देखिए इसका जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में 5g और ये नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन तैयार हो जाएगा 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a2। और a1 a2 के बीच का रिलेशन हमें पता है। तो देखिए क्या होगा, मेरे पास जो इक्वेशन है 1, इक्वेशन जो बन रहा है मेरे पास 2 और इक्वेशन जो बन रहा है मेरे पास 3। तो पहले को रिलेट कर देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू में, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ला देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। तो t माइनस 4g मतलब मैं 40, चलिए 4g ले लेता हूं, इज इक्वल टू 4, a1 की जगह पर ट्वाइस a2 लग देते हैं। तो t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a2 आ गया। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है उसको यहां पर ले लेता हूं मैं, 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a2। अभी दिक्कत ये आ रही है कि मुझे टेंशन भी नहीं चाहिए। तो अगर टेंशन भी नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा और एक चीज कर देता हूं यहां पर, इसी इक्वेशन को, क्योंकि वहां पर 2t है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। तो 2t माइनस 8g इज इक्वल टू 16a2 आ गया। अभी ये जो इक्वेशन मिल रहा है, मान लीजिए ये मिल गया मुझे 4, तो इसके नीचे मैं थर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, कितना है 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a2। चलिए इनका एडिशन अगर बात करें तो ये कैंसिल हो गया। यहां पर आ गया बच्चों माइनस 3g इज इक्वल टू, ये ऐड हो गया 21a2। तो a2 कितना आ गया, माइनस 3g बाई 21। तो a2 आ गया माइनस g बाय 7। माइनस का मतलब क्या हो रहा है समझ रहा है? माइनस का मतलब ये हो रहा है कि जो मैं a2 बताया नीचे, वो नीचे नहीं जा रहा है, वो a2 जा रहा है g बाई 7 से अपवर्ड। देखिए निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको नीचे जाते हुए दिखाया, तो मेरा अजम्पशन रॉन्ग था। तो a2 की जो वैल्यू है वो मुझे फाइनल आंसर में मिल गई है निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या है, मैं सोच रहा था ये नीचे जाने वाला है, तो नीचे की जगह ये जाने वाला है ऊपर। तो चलो उसके बारे में, अगर a2 मिल गया मुझे तो a1 की वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। तो a2 की वैल्यू अगर यही मैं लेता हूं तो ये आ जाए बच्चों ट्वाइस ऑफ a2 है माइनस g बाय 7, तो ये आ गया माइनस 2g बाय 7। तो निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है, a1 इज इक्वल टू 2g बाई 7, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मैं सोच रहा था ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में आ रहा है नीचे, डाउन। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करते आना चाहिए। इसका आंसर कितना है, यस 2/7 डाउन, 2g/7 और g/7 अप। करेक्ट है, करेक्ट मिल चुका है ना। इसी पैरेलल बेसिस पर मैं दो क्वेश्चन यहां पर देता हूं, यह आपको होमवर्क की तरह लेना है। ये क्वेश्चन असाइनमेंट है और ये क्वेश्चन असाइनमेंट है। ये दो क्वेश्चन को आपको होमवर्क एज अ होमवर्क करना है। ये आपको HCV में मिल जाएगा, HC वर्मा बुक में मिल जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी होगा, इतना आप प्रिपेयर करके रख दो। अगले लेक्चर में हम लोग सूडो फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा सूडो फोर्स का, तो बस उस पर मैं इंडिविजुअल जो होगा वो लेक्चर डाल दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।